Gelidium. Gelidium is a red algae of immense ecological as well as economic importance क्योंकि this is a agarophyte. agarophyte वो सारे एल्गी रहते हैं जिनसे हम अगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Now, agar is, we know that it is a hydrocolloid that is of immense ecological economic importance. इसकी economic importance जो है ये काफी wide range में है. ये इसकी pharmaceutical importance है, इसकी cosmetic importance है और food processing industry में तो ये काफी use किया जाता है. So, apart from this Gelidium, Gracilaria और एक रेड एल्गी है जिससे कि हम कमर्शियली अगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. So we see that Gelidium is a very economically significant red algae. Apart from that, it has got a very important and unique लाइफ साइकिल. इसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है ये ट्राइफेजिक है और इनफैक्ट रेड एल्गी में जो फ्लोरिडियोफाइसी है उनमें सारे एल्गी के लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होते हैं. जनरली एल्गी में we see a haplontic life cycle, diplontic life cycle और haplodiplontic या diplohaplotic life cycle. पर ये रेड एल्गी की ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इधर लाइफ साइकिल जो है ट्राइफेजिक रहती है, मतलब 3 फेजेस में रहती है. 2 फेजेस रहती है जैसे कार्पोस्पोरोफाइट या टेट्रास्पोरोफाइट, वो डिप्लॉयड वाले फेज रहते हैं और एक रहती है जो कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज. इसीलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das and in this video I am going to discuss about this red algae Gelidium which will be in 2 parts the lecture. That is, in the first part I am going to discuss a general overview, मतलब इसकी taxonomy classification, इसकी habitat, इसकी global distribution, इसकी morphology कैसे बाहर से दिखता है, anatomy, इसकी importance क्या है, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, ट्रेडिशनल एंड इसकी क्या क्या थ्रेट फैक्टर्स है और क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले गए हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 2 ऑफ Gelidium आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो हम देखते हैं जो Gelidium है इसकी इसकी डिवीजन है रोडोफाइटा विच मीन्स दैट दिस इज अ रेड एल्गी. अब रेड एल्गी किसको बोलते हैं? रोडोफाइटिक फाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसकी जो पिगमेंट है इसमें एक्चुअली क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे फाइकोबिलिन पिगमेंट्स रहती है जिसकी वजह से इसकी जो क्लोरोफिल ए ये मास्क हो जाती है और इट गिव्स दिस एल्गी अ रेडिश कलर ड्यू टू दिस फाइकोबिलिन पिगमेंट. और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोफाइसी इज दैट इसकी जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है ये स्टार्च नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप की स्टार्च जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च. और रोडोफाइटा में हम देखते हैं मोस्टली कि इसकी जो प्लांट्स इसकी जो एल्गी है इसमें मोटाइल फेज नहीं रहती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेड एल्गी दैट इज द रोडोफाइटा डिवीजन रोडोफाइटा. अब इसके अंदर हम देखते हैं क्लास फ्लोरिडियोफाइसी. ना फ्लोरिडियोफाइसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी जो है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, मतलब 2 स्टेजेस रहती है डिप्लॉयड, जैसे कि कार्पोस्पोरोफाइट जो कि कार्पोस्पोर प्रोड्यूस करता है. सो देयर इज कार्पोस्पोरोफाइट which is 2n which produces carpospores that is also diploid. This carpospore when it germinates it produces a tetrasporophyte and that tetrasporophyte produces a tetraspore. This tetraspore is haploid, मतलब यहाँ पे meiosis हो रही है. So we see that this stage
that is a carposporophyte and tetrasporophyte. These are the these are the diploid stage. अब जो है tetraspore that germinates to produce the gametophyte, which is the haploid stage. So हम देख रहे हैं कि इधर ये येलो में मैं जो दिखा रही हूँ कार्पोस्पोर एंड द टेट्रास्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट टेट्रोस्पोरोफाइट, ये दोनों है क्या डिप्लॉयड फेज, और एक है हैप्लॉयड फेज दैट इज द गैमेटोफाइट. सो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फ्लोरिडियोफाइसी. पॉलीसाइफोनिया जो कि और एक रेड एल्गी है, उसकी भी ये सिमिलर टाइप की लाइफ साइकिल है. दैट इज आल्सो इन द बीएससी सिलेबस. सो नेक्स्ट वी सी द ऑर्डर जेलीडियालीज. सो एज द नेम सजेस्ट, जेलीडियालीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेलीडियम, मतलब इसमें जो जितने भी एल्गी आते हैं ये सभी एगारोफाइट्स है. जेलीडियालिस, ऑर्डर जेलीडियालिस. और if you want to know more about agar or biocolloids, so I have made videos on agar, on algine and carrageenan, and ये तीनों जो हाइड्रोकोलॉइड्स एल्गी से मिलता है, मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है जो कि आप एल्गी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. सो नेक्स्ट वी सी बैक टू जेलीडियम. जेलीडियम में जो फैमिली है Jellidiaceae. So this family, this includes the commercially viable agarophytes, मतलब जिससे कमर्शियली हम अगर को निकाल सकते हैं, जैसे ग्रासिलेरिया, जेलीडियम, टेरोक्लैडिया, टेरोक्लैडिएला, ये सारे जो है ये आते हैं फैमिली जेलीडिएसी में. सो जो जेलीडियम है उसको हम कॉमनली वी कॉल इट बाय द नेम मोरोक्कन वीट. इसकी 134 नेम्ड स्पीशीज है एंड नोन स्पीशीज है, और कॉमन स्पीशीज जिसपे काफी रिसर्च वर्क होती है और काफी ज्यादा हार्वेस्टेड स्पीशीज आर जेलीडियम एमेंसी, फ्यूसिलम, क्रीनाले, आउस्टाले, कैपेंसिस एंड कॉर्नियम. अब इसकी जो हैबिट है, इसकी क्या हैबिट है, ये मीडियम साइज टू लार्ज साइज इसकी रहती है. और ये क्या कहाँ पे मिलती है, ये इंटरटाइडल बेंथिक, मतलब जो हाई टाइड है, हाई टाइड रीजन और लो टाइड रीजन के इंटरमीडिएट रीजन में मिलता है. और ये आइदर इट इज अटैच्ड टू द रॉक्स एंड बोल्डर्स, और कभी कभी सॉफ्ट सबस्ट्रेटम जैसे हो गया सैंड या सेडिमेंट. सो सॉफ्ट सबस्ट्रेटम में भी ये पाए जाते हैं, और कभी कभी इट इज फाउंड टू बी ग्रोइंग ऑन अदर एल्गी और अदर एनिमल्स. जब दूसरे एल्गी पे, दूसरे कोरालाइन एल्गी पे ग्रो करता है, देन इट इज हैविंग ए एपीफाइटिक हैबिट. और जब दूसरे एनिमल्स पे जैसे शेल ऑफ मुसल्स पे ग्रो करते हैं, दैट इज एपीजोइक. सो हम देखते हैं नॉट ओनली इट ग्रोज ऑन इनऑर्गेनिक मैटर लाइक सैंड, मड और रॉकी सबस्ट्रेटम, बट इट कैन ऑल्सो ग्रो ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अदर एल्गी और other animals like mussels and other mollusks. तो इस पे भी ये ग्रो करता है. तो इसकी जो हैबिटेट मतलब कहाँ ये रहना पसंद करते हैं, सो इट्स हैबिटेट इज मोस्टली इन द इंटरटाइडल रीजन, मतलब हाई टाइड मार्क और लो टाइड मार्क के इंटरमीडिएट जो जोन होता है उसमें ये ग्रो करना पसंद करता है, बेसिकली शैलो वाटर में. तो इसकी जो सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर वो ग्रो करता है, ये आइदर तो हार्ड रॉकी बॉटम हो सकता है, या सॉफ्ट मडी या सैंडी सेडिमेंट हो सकता है, या मर्ल बेड. ये है मर्ल बेड. एक्चुअली मर्ल बेड्स, मर्ल बेड मतलब कोरालाइन एल्गी जो होते हैं, वो सारे कोरालाइन एल्गी व्हेन दे ग्रो क्लोज टुगेदर दे फॉर्म ए मैट लाइक लेयर, एंड इसको बोलते हैं मर्ल बेड. ये जो मर्ल बेड,
या कोरालाइन एल्गी की लेयर जब बनी रहती है, ये जनरली बहुत ही ठंड की जगह पे, जैसे टेम्परेट रीजन में मिल जाते हैं, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इवन मेडिटेरेनियन रीजन में भी, जैसे फ्रांस के कोस्ट में भी ऐसा कोरालाइन एल्गी की बेड मिलती है। और इनफैक्ट इट इस कोरालाइन एल्गी के ऊपर ही epiphytically it can grow. This gelidium grows over this algae. और ये कभी कभी ये जो दिख रहा है इधर इस पिक्चर में, जैसे ये मसल है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं that gelidium is growing. So we see that it is growing both on other algae or other animals like mussels. So it is epi, sorry, I write it in separate color. It is either it is growing also as epiphytic or एपिजोइक। सो एपिफाइटिकली भी ग्रो कर रहा है दूसरे एल्गी के ऊपर, या दूसरे एनिमल्स जैसे मसल्स के ऊपर भी ये ग्रो कर रहा है। कभी कभी तो ये फ्री फ्लोटिंग भी रहती है, मतलब कभी अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया तो ये फ्री फ्लोटिंग भी रहती है। पर जनरली सारे रेड एल्गी जो होते हैं जनरली ये मरीन नहीं होते हैं, तो इसमें जो है सैलिनिटी की फर्क रहता है। कभी ज्यादा सैलाइन वाटर जैसे ओशन में ग्रो करता है, या मीडियम सैलाइन जैसे ब्रेकिश वाटर में ग्रो करता है। तो सैलिनिटी इसकी एडजस्ट होती रहती है डिफरेंट स्पीशीज की। apart from these other habitat, ये कभी कभी हम देखते हैं ये इट इज ऑल्सो ग्रोइंग इन द मैंग्रोव एरिया। मैंग्रोव वो सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हाई सैलिनिटी में भी रह जाती है, मतलब रिवर माउथ, जैसे कोई रिवर सी में आ रहा है, तो ये वाले रिवर माउथ में काफी मैंग्रोव देखे जाते हैं। और ये मैंग्रोव की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है, जो कि इसकी जो रूट्स है ये ऊपर भी, मतलब नीचे भी रहती है पर ऊपर भी रहती है। ये वाले जो रूट्स होते हैं इसको बोलते हैं हम न्यूमैटोफोर्स। तो अपना जो एल्गी है, जो ग्रासिलेरिया, जेलीडियम, ये दोनों ही आ, इस ये न्यूमेटोफोर के ऊपर ग्रो कर लेता है। सो वी सी दैट दिस आवर एल्गी जेलीडियम, इट इज ग्रोइंग epiphytically on other marl bed, also epiphytically on mangroves, and epizoically on the mussels. It can grow over a wide range of salinity. salinity कम salinity से ज्यादा salinity में भी grow कर लेता है। और ये क्या है, ये generally shallow water में grow करता है और low temperature वाला वाटर प्रेफर करता है। पर अगर हाई टेम्परेचर में इसको रखा जाए तो भी हम देखेंगे कि इसकी जो वैरायटी ऑफ स्पीशी है ये हायर टेम्परेचर में ही ज्यादा होती है। ये हाई टेम्परेचर भी काफी टॉलरेट कर लेता है। ये जो वाटर मूवमेंट है ये ज्यादा वाटर मूवमेंट भी टॉलरेट कर सकता है, जैसे हाई वेव एक्शन जहाँ पे है, मतलब रफ चॉपी वाटर्स जहाँ पे वेव एक्शन ज्यादा है, तो वो वाले हैबिटेट में भी इट इज एबल टू ग्रो। और इसकी जो है न्यूट्रिएंट अगर देखा जाए तो इट कैन ग्रो इन लो न्यूट्रिएंट कंडीशन एज वेल एज हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन। जहाँ पे लो न्यूट्रिएंट मतलब ओलिगो ओलिगोट्रोफिक में भी वाटर में भी ये ग्रो कर लेता है, और यूट्रोफिक जैसे फर्टिलाइजर की रन ऑफ हो गई, तो वो वाले वाटर में एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर में भी इट कैन सर्वाइव। सो इट कैन सर्वाइव बोथ हाई एज वेल एज लो न्यूट्रिएंट कंडीशन। और अगर हम देखेंगे इसकी टैक्सोनॉमिक स्टडी, ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेलीडियम जो है ये बाहर से इतने सिमिलर दिखते हैं कि वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीशीज। तो
जहाँ पे we are not being able to describe a species by morphology, we are not able to classify by morphology, सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो we have started using molecular markers. Like for example, जो प्लास्टिड के अंदर जो जीनोम रहते हैं, हमको पता है कि न्यूक्लियर जीनोम के अलावा भी प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहती है। तो इस डीएनए की सीक्वेंसिंग से भी हमको पता चल जाता है कि कौन सी जीनस में कितने सारे स्पीशीज है। मतलब अगर हम देखेंगे इसकी जो प्लास्टिड है, उसकी अगर जीनोम की आरबीसीएल सीक्वेंसिंग करेंगे, तो हमको पता चलेगा स्लाइट डिफरेंसेस, और उसकी बेसिस पे हम जेलिडियम की टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिड, आरबीसीएल जीन जो रहती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काफी इम्पोर्टेंट रहती है, तो इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रियल जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहती है, उनमें भी हेल्प करने वाला ये जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जीन रहती है, इसकी भी सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि कौन कौन सी अलग स्पीशी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं हम। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूक्लियर मार्कर भी रहती है, जैसे इंटर ट्रांसक्राइब स्पेसर, या कोई राइबोसोमल डीएनए की जो सब यूनिट वाली क्या बोलते हैं इसको, सीक्वेंसिंग। सो इसकी भी मतलब प्लास्टिड, एक तो प्लास्टिड वाली, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, और एक न्यूक्लियर जो जीनोम है। सो ये तीनों मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर हेल्पफुल इन determining the taxonomic process. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि यू तो ये प्रेफर करते हैं कि इट विल ग्रो इन कूलर टेम्परेचर, पर ये ट्रॉपिकल रीजन में भी काफी ज्यादा मिलता है। वी सी दैट इन दिस रीजन, दैट इज यूरोप एंड नॉर्थ ऑफ मतलब जो मेडिटेरेनियन सी है, और जो नॉर्थ अटलांटिक वाले पोर्शन है, इधर नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरेनियन में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलता है। अगर हम देखेंगे ये वाली मीसो अमेरिकन वाला कैरेबियन जो पोर्शन है, ये इधर भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलता है, और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में भी ये ज्यादा कंसंट्रेशन में। इंडिया में जो है ये मोस्टली पाए जाते हैं तमिलनाडु में। चाइना और जापान और ये जो साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स है, इधर भी काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलता है। इसके जो मॉर्फोलॉजी है, ये काफी फेदरी अपीयरेंस रहती है। एक तो रहती है ये वाली जो प्रोस्टेट वाली रन करने वाली स्टोलोन, जो कि थोड़ा सा देर में जाके ऊपर इरेक्ट प्रोसेस तैयार करता है, और नीचे थोड़ा एक हैप्टिरा जैसा स्ट्रक्चर तैयार करता है। सो वी आर सीइंग दैट इट हैज गॉट बोथ इरेक्ट एज वेल एज प्रोस्टेट। ये वाली जो है ये वाली जो है मैं दिखा रही हूँ, जो ग्रीन में, ये इरेक्ट वाला प्रोसेस है, और ये जो मैं रेड में दिखा रही हूँ, ये वाली है प्रोस्टेट वाली। प्रोस्टेट वाली जो है, ये इसको हम बोलते हैं स्टोलोन, और ये जो इरेक्ट, तो ये उसको इरेक्ट बोलते ही है। तो ये जो इरेक्ट प्रोसेस है, जो इधर वाली जो स्टेम है, ये एक्चुअली टेरिटी रहती है या सब टेरिटी रहती है। पर जितना मतलब टेरिटी मतलब ऐसे स्मूथ रहता है नीचे वाला पोर्शन में, इसकी ये जो वाली, तो नीचे जो है ये स्मूथ रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, ये क्या होता है, ये थोड़ा फ्लैटेंड, ये थोड़ा चपटा हो जाता है। सो हम देखते हैं इसकी जो थैली है, ये प्रोस्टेट मतलब ऐसी वाली और इरेक्ट दोनों टाइप के प्रोसेस से बनते हैं। और इसकी जो इरेक्ट या प्रोस्टेट जो भी है, मोस्टली इरेक्ट प्रोसेस, इसकी नीचे वाले पोर्शन तो राउंड सर्कुलर रहती है, लेकिन जब जितना ऊपर जाते हैं, इसकी जो एपेक्स है, टिप पोर्शन, वो थोड़ा चपटा हो जाता है। और जो थैली है, इसकी कलर, क्योंकि ये रेड एल्गी है, तो मोस्टली ये रेड कलर या रेड के शेड्स में ही मिलते हैं।
कभी कभी जैसे बहुत ही शैलो वाटर में ग्रो कर रहा है तो ये येलोइश रेड कलर भी दिख जाते हैं। But when it is growing in deeper water, then it usually requires reddish pigments so that it can capture the whatever limited amount of sunlight it is getting. So तब मतलब deep water में it is growing in red or purple, and when it is growing in shallow water it is like yellowish red. सो इसके जो थैलस है ये कभी फ्लैशी सकुलेंट भी हो सकता है या कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। इनफैक्ट जेलीडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर कार्टिलेजिनस, और इसीलिए इसको कोरालॉइड एल्गी भी बोलते हैं। और क्या है कि इसकी जो इरेक्ट प्रोसेस है, इसकी जो ब्रांचिंग रहती है, ये तो आइदर तो डिस्टिकुअस मतलब रहती है, ऐसे डिस्टिकुअस रहती है, या कोई भी इरेगुलर हो सकता है, या कभी कभी डाइकोटोमसली ब्रांची भी रहती है। पर ये रिपीटेड ब्रांचिंग के वजह से इसकी एक फेदरी अपीयरेंस रहती है जो कि काफी खूबसूरत दिखने में लगता है। सो ये जो स्टोलन है, ये जो ऊपर वाले प्रोसेस है, इसको अटैचमेंट के लिए ये वाला पोर्शन, जैसा रूट वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं हैप्टेरा या होल्ड फास्ट, जो कि थोड़ा ऐसा वाला मतलब जो कि हेल्प इन anchoring the plant, anchoring the algae to the substratum. So इसको हम बोलते हैं either तो इसको हम बोलते हैं hold fast, नहीं तो इसको बोलते हैं haptera, या इसको बोलते हैं branches of the rhizoid. So बहुत either इसको hold fast या haptera कोई भी नेम से बोलते हैं। तो ये जो इरेक्ट या प्रोस्टेट सिस्टम है, इसको हम देखते हैं, इसका एनाटोमी कैसा है। एनाटोमी मतलब इसकी जो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर इरेक्ट प्रोसेस या हॉरिजॉन्टल प्रोसेस मतलब स्टोलोन जो भी हो, तो इसकी दोनों में ही एक ही जैसा ट्रांसवर्स सेक्शन में एक ही जैसा दिखता है। मतलब अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो हम देखेंगे कि इसकी एक इनर वाली लेयर है जो कि जिसपे जो सेल है काफी छोटी साइज की रहती है और थिन वॉल रहती है और इंटरसेलुलर स्पेस भी ज्यादा रहती है। तो ये वाला इनर वाला पोर्शन जिसको मेडला है, इसमें सेल्स क्या है, इट इज नॉट दैट मच पिगमेंटेड, काफी स्मॉल साइज की रहती है और काफी थिन वॉल्ड रहती है। लेकिन जो इसकी बाहर वाले पोर्शन है, दैट इज द कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में क्या है, सेल की साइज भी बड़ी रहती है, सेल वॉल थिकनिंग भी काफी ज्यादा रहती है, और ये क्लोजली स्पेस्ड भी रहती है। तो हम देखते हैं कि इट हैज टू पार्ट्स, दैट इज इनर मेडला, आउटर कोर्टेक्स। एंड अगर हम देखेंगे ये वाली प्लांट है, इसको सेक्शन में देखेंगे तो जो है आउटर वाला पोर्शन नॉट ओनली ये जो कोर्टेक्स इनर इनर वाला जो है, सॉरी इसको हम जो इनर वाला पोर्शन है हम देखते हैं कि इट इज लेस कलर्ड, बट जो आउटर वाला पोर्शन है ये काफी पिगमेंटेड है। तो apart from being large celled thick walled, it is also pigmented. So the outer cortical region, it is also pigmented, thick walled, और सॉरी ये स्मॉल सेल नहीं, ये लार्ज होगी, ये लार्ज होगी, लार्ज सेल्स। और ये जो इनर वाला पोर्शन, दैट इज द मेडला, दिस रीजन, इसके देखेंगे कि इसकी जो थिन वॉल्ड और सेल है वो काफी कम पिगमेंट या स्टेन लेता है। तो हम देखते हैं दोनों पोर्शन, और दोनों पोर्शन में अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी, राइजाइन्स जो कि मतलब दैट फंक्शंस लाइक ए रूट, ये वाले राइजाइन्स नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाती। अब हम देखते हैं
कि इसकी जो ट्रांसवर्स सेक्शन में इनर मेडला आउटर कोर्टेक्स है। अब हम देखते हैं कि और एक चीज है जो कि राइजाइन्स, दे आर बेसिकली रूट लाइक रीजन, रूट लाइक देयर फंक्शन इज लाइक रूट्स। सो ये क्या होता है जब कोई भी इरेक्ट या एक तो इरेक्ट सिस्टम रहती है, एक रहती है प्रोस्टेट सिस्टम। सो हम देखते हैं कि आइदर इरेक्ट सिस्टम हो कि प्रोस्टेट सिस्टम हो, ये जो राइजाइन पहले तो ये क्या रहती है कि व्हेन इट इज वेरी यंग, तब ये राइजाइन मेडला से निकलती है। यंग स्टेम, यंग स्टॉक में ये मेडला से निकलती है। पर जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता, तब राइजोजाइंस क्या करते हैं, दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कोर्टिकल रीजन। सो हम देखते हैं कि इनिशियल राइजाइंस जो है, जो कि मैंने ड्रॉ किया है रेड में, दैट इज ग्रोइंग फ्रॉम द मेडला। और इसके बाद जब थोड़ा मैच्योर हो जाता है प्लांट, तब राइजाइंस इज फाउंड टू बी ग्रोइंग इन द आउटर, growing from the outer cortex. So depending upon इसकी maturity level plant की क्या है, हमको मतलब राइजाइंस इनर मेडला में मिलेगी, नहीं तो प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाएगी तो इसको आउटर कोर्टिकल रीजन में मिल जाएगा। सो इफ वी जस्ट गो थ्रू अ ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन देख के ही हमको पता चल जाएगा कि प्लांट मैच्योर है कि इमेच्योर है। मैच्योर है तो ये आउटर रीजन में मिल जाएंगे राइजाइन्स, या इमेच्योर प्लांट है तो इनर मेडलरी रीजन में ही मिल जाएंगे। सो दिस इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए अगारोफाइट, मतलब इससे हम कमर्शियली अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड वी नो दैट अगर इज ए हाइड्रोकोलॉइड दैट हैज गॉट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब ये जो हाइड्रोकोलॉइड है, बायोपॉलीमर है, इससे एक्चुअली वी कैन गेट फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस और थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस, जो कि मैं अभी इधर डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अगर पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो हम देखते हैं कि जो अगर है, it is mostly commercially extracted from two species, that is Gracilaria lees gracilaria and Jellydia lees jellydium. So ये दोनों species जो है, इनसे commercially agar we can obtain it. And agar we know that actually when this jellydium is growing in very temperate latitude, तब इसकी जो साइज रहती है, मतलब एल्गी की जो साइज रहती है, ये काफी बड़ा हो जाता है। दैट इज वाई कमर्शियली अगर हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, तो वी यूजुअली prefer taking this jellydium from the harvesting jellydium from North Atlantic region, Pacific region, and like this, in the European region। तो ऐसे वाले ठंड वाले जगह से हम यूजुअली इसको हार्वेस्ट करते हैं, बिकॉज ठंड वाले एरिया में ये बहुत ज्यादा बड़े ग्रो करते हैं, मतलब इट ग्रोज टू अ लार्जर साइज देन इन द ट्रॉपिकल वाटर। पर अगर हम ट्रॉपिकल कंट्री में हैं एंड वी वांट टू हार्वेस्ट इट, देन वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू हार्वेस्ट व्हाट एवर लोकल स्पीशीज आर अवेलेबल। सो इसकी जो जेलिंग प्रॉपर्टी है, जेलिंग प्रॉपर्टी, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द सल्फर कंटेंट in the agar, and that sulfur content is actually it is dependent upon the water temperature, जो कि ठंड वाले एरिया में इसकी सल्फर कंटेंट ज्यादा रहती है, तो जेलिंग प्रॉपर्टी अच्छा रहता है। तो हमने देखा है कि अगर को एक्चुअली it is used in pharmaceutical as well as food processing, cosmetic industries। पर इसके अलावा भी ट्रेडिशनली हम इसको देखते हैं कि it is been used especially in the south and the southeast Asia। इसकी जो अगर मतलब जो कोलोइड निकलता है, that is used as a food। It is either flavored and eaten after boiling, or it is eaten as a raw।
कच्चा ही खा लेते हैं, पर इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फूड, because it has got many therapeutic use also. And अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फूड, ये एनिमल फीड के तरह भी यूज करते हैं, स्पेशली एज अ फॉडर, जैसे चिकन फॉर मील, फिर फिश मिल, और एबालोनी को भी फीड करने के लिए ये ट्रेडिशनली यूज होता है। अभी तो ड्यू टू मेनी रिसर्च वर्क, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन ऑल्सो। एंड क्योंकि ये इट इज ग्रोइंग इन द intertidal region, और when it is growing as a turf, we know that this gelidium is a turf forming algae। तो ये क्या करता है, अगर ये टर्फ फॉर्म करता है तो then it is supporting an entire ecosystem there। कोई भी turf forming algae है, it not only is a source of food for various marine invertebrate as well as vertebrate population, जैसे fish हो गया, shrimp हो गया, या कोई भी mollusk है। तो इसकी ये जो Gelidium है, it is a source of the food for them as well as a shelter for their young ones। तो ये टोटल एक जहाँ पे ये जेलीडियम की टर्फ रहती है, तो ये इंटायर एक वो टर्फ इकोसिस्टम क्रिएट कर लेता है। सो इसकी जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। फिर इसकी देखते हैं, अगर फार्मास्यूटिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज गॉट एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटीवायरल अगेंस्ट मम्स वायरस, इन्फ्लुएंजा एंड इवन HIV वायरस। ये मैंने इस वाले पेपर से मैंने निकाले थे, तो यू कैन गो एंड गूगल स्कॉलर में जाके आप देख भी सकते हैं। सो एंटीवायरल प्रॉपर्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ये एल्गी से हमने बायोएक्टिव कंपोनेंट, एंटीवायरल कंपोनेंट निकाल लिया, पर व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ दिस बायोमास लेफ्ट? दैट बायोमास जो है, वो जो रेसिडुअल बायोमास रहती है, उससे हम बायोफ्यूल भी बना सकते हैं, उसको हम एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। एल्गी से कैसे बायोफ्यूल निकालते हैं, इसके ऊपर भी मैंने दूसरा एक वीडियो बना के रखे हैं, जिसका लिंक जो है एल्गिल प्लेलिस्ट में डाल के मैंने रखा है। थ्रेट्स ड्यू टू हार्वेस्ट, ये जो अगर है, नाउ वी हैव केम टू नो अबाउट इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज अभी हमको पता चला। लेकिन पहले जब इतना रिसर्च नहीं हुआ था, तब पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न यूरोप, दे यूज टू हार्वेस्ट इट ट्रेडिशनली, और इसकी बहुत ही लिमिटेड यूज रहती थी। तब क्या ट्रेडिशनली हैंड हार्वेस्टिंग रहती थी, कहाँ से? ये वाली रैक जोन में, बीच में, जैसे हाई टाइड में कोई भी एल्गी या स्पॉन्ज जो है, जो कि डिटैच हो गया है अपना, मतलब प्लांट से डिटैच होके, so that fragmented portion of algae or other even the marine sponges, they get deposited in this zone, that is the rack zone, जो कि लो टाइड में दिख जाते हैं। तो ट्रेडिशनली जब हार्वेस्ट होती थी, तब ये वाली रैक जोन से इसको उठाया जाता था, हार्वेस्टिंग की जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि वी हैव गॉट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अगर एज अ कोलॉइड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, स्पेशली मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फूड प्रोडक्शन, तो इतने सारे जब हमको पता चला कि इसकी इतनी सारी गुड functions है, तो people started to use it, harvest it commercially। पर जब commercial harvest होती है, तब क्या होता है? तब वी आर हार्वेस्टिंग इट, इसकी कटाई जो हो रही है, इसकी कटाई बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो रही है। मतलब पहले समझो इतना सा अमाउंट में हम हार्वेस्ट करते थे, अभी इतना सा अमाउंट में हार्वेस्ट कर रहे हैं। पर इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो अपना एल्गी है, जेलीडियम, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। इट इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्लांट। सो इफ यू आर हार्वेस्टिंग इट एट अ वेरी लार्ज अमाउंट
and it is a slow growing algae, then every year for harvest, every successive year, um, we are getting lesser and lesser algae to harvest. That is one reason. That is two reason. One is the high amount of large amount of plant we are harvesting. Another is the slow growth rate. Another is that very non sustainable way of harvesting. That is, हमको पता है कि अंदर जैसे जब हार्वेस्ट होता है कमर्शियली, तब क्या करते हैं, एक बोट में जाते हैं, वी टेक ए बोट एंड वी सेंड डाइवर्स इन द सी। मतलब डाइवर्स बोट से हम जाते हैं, तो डाइवर्स जो है वो नीचे जाता है, समुद्र के नीचे जाके ये जो जेलिडियम है इसको हार्वेस्ट करता है, इसकी कटाई करता है। लेकिन क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं, ये वाली जो रूट जैसा जो होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट या हैप्टेरा जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को भी उठा लेते हैं। मतलब देन वी आर जस्ट हार्वेस्टिंग इट एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी रीजेनरेशन। अगर प्लांट है अपना और इसकी ये जो हैप्टेरा है, अगर हम इसको इधर से काटते हैं, तो वी विल गेट ए न्यू प्लांट इन द नेक्स्ट जनरेशन। एक साल बाद इसकी फिर से रीजनरेशन हो सकती है, अगर हम इधर से काट रहे हैं। पर अगर हम ये हैप्टेरा के साथ ही इसको उखाड़ के ले जा रहे हैं, देन वी वर लेफ्ट विथ नो प्लांट्स। इसके वजह से भी इसको दिस जेलिडियम इज बिकमिंग एंडेंजर्ड इन पर्टिकुलर रीजन। मतलब ये एंडेंजरमेंट जो है ये पर्टिकुलर रीजन में ही है। तो ये इट इज बिकमिंग endangered ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग, ड्यू टू अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, रॉन्ग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, ऑल्सो स्लो ग्रोथ रेट इसकी जो है। और ये अगर जैसे इसकी स्लो ग्रोथ रेट है, इससे और भी एक प्रॉब्लम होता है कि दूसरे जो एल्गी है जिसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो वो वाले एल्गी इसको आउट कम्पीट कर देता है। कैसे? आ, हम देखते हैं कि इसकी जो कटाई है, इसकी ओवर हार्वेस्टिंग जो है, ये जापान, नॉर्वे, चाइना, अफ्रीका, चिले, ये सब रीजन में बहुत ही ज्यादा ओवर हार्वेस्टिंग हो गया है। तो पर ये जो ओवर हार्वेस्टिंग हुआ है, पर इसकी वजह से ये इसकी कल्चर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब वी आर हार्वेस्टिंग इट फ्रॉम वाइल्ड, बट वी आर नॉट कल्टिवेटिंग इट। जब हम इसकी फसल नहीं करेंगे, तब तक ये सस्टेनेबल यूज नहीं होगा। क्योंकि वंस वी स्टार्ट cultivating these algae, then we can harvest it at regular interval. It will not become endangered. पर लार्ज स्केल में बिग कमर्शियल कंपनी जो है, ये बड़े बड़े जो कंपनीज है, ये दे आर हार्वेस्टिंग इट फ्रॉम वाइल्ड बट नॉट कल्टिवेटिंग इट। बट एशियन कंट्रीज में देखा गया है कि जेलिडियम जो है इसकी कल्टीवेशन की जाती है ऐसी वाली बैम्बू वाली रैफ्ट में। पर ये जो है, ये बहुत ही स्मॉल स्केल में इंडिविजुअलिस्टिक कल्टीवेशन पैटर्न रहती है। सो इसके कंजर्वेशन के लिए इसीलिए हमको ऐसा मतलब आइदर रैक या ऐसे डोरी में इसको कल्टीवेशन करना चाहिए। And experimentally also, cultivation has started in Spain, Portugal, South Africa, Korea, China. सो हम अगर देखेंगे ये वाली जो लेफ्ट वाली डायग्राम है, इधर में हम देखते हैं कि चाइना, जापान, चिले, ये सारे रीजन में कल्टीवेशन, नॉर्वे, ये सारे रीजन में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गई है। पर हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल कल्टीवेशन ऑफ दिस जेलिडियम, इट हैज स्टार्टेड इन दिस मेडिटेरेनियन रीजन, इन द साउथ अफ्रीका, इन द
in this region, that is China, Japan, this is China, South China Sea में भी ये वाली जो है रीजन में काफी इंडिविजुअल स्केल में इसकी जो जेलिडियम की कल्टीवेशन देखा गया है। पर इस कल्टीवेशन में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जेलिडियम है ये काफी स्लो ग्रोइंग है। तो अगर हम इसकी जो स्पोर्स है इसको स्प्रे भी कर देते हैं ऑन रॉक्स, ऑन द शेल्स ऑफ मोलास्क, तो भी इसकी ग्रोथ रेट काफी कम है। क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट काफी कम है, जो ज्यादा हाई ग्रोथ रेट वाले एल्गी है जैसे एक्टोकार्पस, एंटिरोमोर्फा, अल्वा, तो ये क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एल्गी Gelidium. So alva will be growing over it. It will, and क्या होता है कि ये जब ज्यादा ग्रो कर जाता है, ये अल्वा या एंटीरोमोर्फा ये ग्रो कर जाता है, तो ये क्या करता है, ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए इसको ओवरशैडो कर देता है। तो अपना जो अपना जो जेलिडियम है ये क्या करता, ये मतलब इसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए ये इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज ओवरशैडोड बाय आइदर दिस एंटिरोमोर्फा, एक्टोकॉर्पस या अल्वा वाला जो एल्गी है। तो ये सारे दूसरे दूसरे एल्गी है दैट विल ओवर आउट कम्पीट दिस our gelidium for sunlight and also the space to grow। जिस ग्रो करने के लिए जो स्पेस है, तो पहले से जिसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है वो ग्रो करके अपना जेलिडियम के लिए स्पेस ही नहीं रखेगा कि ये ग्रो करे। तो इसीलिए नेचर में तो ये कंजर्वेशन, नेचर में it is not possible। We have to either use this bamboo raft for this conservation effort। पर हाँ, कंजर्वेशन एफर्ट तभी सक्सेस होगा जब ये कंजर्वेशन एफर्ट विल बी इन वेरी लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में ये कंजर्वेशन एफर्ट करनी चाहिए, और जो अपना कमर्शियल हार्वेस्टिंग है इसको थोड़ा डाउन साइज करना चाहिए। मतलब इसकी जो अमाउंट है, हार्वेस्टेड अमाउंट, ये थोड़ा कम करना चाहिए। और इसको है क्या, वी शुड जस्ट कट इट फ्रॉम द अपर पोर्शन एंड नॉट डैमेज द होल फर्स्ट पोर्शन, जो कि एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ हार्वेस्टिंग है। तो ये तीनों जो चीज अगर हम मान के चले, तो the conservation effort will be very viable। So that was all about the first part of Gelidium, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है about the overview, the global distribution and about the morphology, बाहर से कैसा दिखता है, anatomy कैसा अंदर से ट्रांसफर सेक्शन में है, इसकी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसकी थ्रेट क्या क्या है, इसकी कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है, और नेक्स्ट जो वीडियो में मैं डालने वाली हूँ इसकी ही रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। तो वीडियो कैसा लगा है, write it in the comment section। If you want me to make any new video, also write it in the comment section। If you like this video, please share it with your friends or do subscribe my video। And thanks again for watching this video।